कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है भरत धापड़कर और ये है मिस्टर पवन, जिनका नाम मैं हमेशा ब्लॉग्स में लेते रहता हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है कि क्या ईवी कार चलाने के बाद आपके एक्चुअली में सेविंग्स होती है या फिर नहीं होती है, आपके पैसे बचते हैं कि आपके पैसे बर्बाद होते हैं। तो मैंने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओन किया है 18 महीने पहले और आज मैंने कार को चला लिया है 60,000 किलोमीटर्स। और चलाने के बाद अब मैं इस कार का ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि पैसे बचते हैं कि नहीं बचते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इस कार के रनिंग कॉस्ट की, सर्विसिंग और मेंटेनेंस की, और सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट रीसेलिंग वैल्यू की। तो हम आते हैं पहले रनिंग कॉस्ट पे। तो जो इस कार का रनिंग कॉस्ट है जो मुझे पड़ता है वो पड़ता है 3 रुपये किलोमीटर। कैसे? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये कार चलती है मेरी 6 रुपये किलोमीटर और मैं भरता हूँ 18 रुपये पर यूनिट का रेट, जो महाराष्ट्र में हाईएस्ट है। अगर आपके घर में जो रेट अप्लीकेबल है वो 10 रुपये है और आपकी कार चलती है 6 किलोमीटर पर यूनिट, तो वो तो हो गया करीब करीब 1 रुपये 80 पैसे या 1 रुपये 90 पैसे वगैरह के आसपास में। मुझे 3 रुपये पड़ता है ये, और पब्लिक चार्जिंग करने के बाद में मुझे पड़ता है ये 4 रुपये किलोमीटर। दो पब्लिक चार्जिंग करने का मैं प्रेफर एब्सोल्युटली करता हूँ नहीं, घर पे ही चार्ज करता हूँ गाड़ी को, होम टू होम। इतना ही दूर ले जाता हूँ मैं गाड़ी को कि मैं उसको वापस घर पे आके चार्ज कर सकूँ। इन इमरजेंसी कंडीशंस पब्लिक चार्जिंग पे चार्ज कर भी लेता हूँ, तब भी मुझे ये 4 रुपये किलोमीटर से ऊपर नहीं पड़ती है रनिंग कॉस्ट। वही अगर मैं 30 लाख रुपए की XUV या हैरियर या कोई और कार इसी कैटेगरी में कंपेयर करता तो उसका रनिंग कॉस्ट मुझे पड़ता इजीली 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, कंसिडरिंग कि फ्यूल 110 रुपये का है और पेट्रोल गाड़ी का एवरेज 10 के ऊपर मिलता ही नहीं है। जितने लोग आपको कहते हैं कि मेरी गाड़ी का एवरेज 20 का है, 25 का है, इतना है उतना है, तो वो लोग एक शॉर्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट करके होल सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जिसमें आपने हैवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी ड्राइव कर लिया, आपने सिटी का ट्रैफिक भी ड्राइव कर लिया, सिटी का जो इजी डे है वो भी ड्राइव कर लिया, आपने हाईवे भी ड्राइव कर लिया। तो ऐसे ही सब मिक्स ड्राइविंग में आपको जो एवरेज पड़ता है वो 10 किलोमीटर प्रति लीटर के ऊपर का एवरेज नहीं पड़ता है, 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर। E20 ब्लेंडेड पेट्रोल होने की वजह से हम लोग 10 के ऊपर का एवरेज पकड़ सकते भी नहीं है। तो 10 रुपये किलोमीटर का आपको पड़ता है रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार का, और 3 रुपये का इस कार का मुझे पड़ता है ऑन एन एवरेज। आपको 2 रुपये इलेक्ट्रिक व्हीकल का पड़ना चाहिए। तो जो आपका पर किलोमीटर सेविंग्स हुआ पर किलोमीटर, वो हो गया आपका 8 रुपये पर किलोमीटर सेविंग्स रनिंग कॉस्ट में। ऐसी भी गाड़ियां है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनका एफिशिएंसी बहुत हाई है। इस गाड़ी का एफिशिएंसी है 6 किलोमीटर प्रति यूनिट प्रति किलोवाट। ऐसी भी गाड़ियां है जिनका जो एफिशिएंसी है वो 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर यूनिट भी है। तो अगर आपने ऐसे कोई कार ली जिसका 10 किलोमीटर पर यूनिट का एफिशिएंसी है और आप भर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी 8 रुपये 10 रुपये पर यूनिट की, तो आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो फ्लैट 1 रुपये किलोमीटर पे आ गया। ऐसे काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला हूँ, इवन मैंने काफ़ी सारे लोगों के ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिनका रनिंग कॉस्ट 1 रुपये किलोमीटर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हम एग्जांपल लेते हैं, टाटा की पंच है, MG की विंडसर है, टाटा की नेक्सॉन है। इन गाड़ियों का जो एफिशिएंसी है वो बहुत हाई है। 350 किलोमीटर चलती है वो 38 किलोवाट की बैटरी में, उनकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई है। तो जो मैंने आपको कैलकुलेशंस दिया प्रीवियसली वो इस गाड़ी के थे इंडिविजुअली। 2 रुपये किलोमीटर आपको पड़ेंगे, 3 रुपये किलोमीटर मुझे पड़ रहा है। रनिंग कॉस्ट में पर किलोमीटर आपका 8 रुपये का क्लियर सेविंग तो है ही। अब बात करते हैं सर्विस एंड मेंटेनेंस की। सर्विस एंड मेंटेनेंस इन गाड़ियों का काफ़ी कम है। हर सर्विसिंग में मुझे खर्चा आता है 4,000-3,000 रुपये का, जिसमें से 500 रुपये तो होते हैं सिर्फ वॉशिंग के, और जो सर्विस के इंटरवल्स है वो है हर 20,000 किलोमीटर्स पे। मैंने पहली सर्विसिंग की थी गाड़ी की 25,000 किलोमीटर्स पे, दूसरी मैंने की थी 45,000 किलोमीटर्स पे, और तीसरी मैं भी करने वाला हूँ 65,000 किलोमीटर्स पे। अभी तक के मैंने गाड़ी का कोई भी मेजर पार्ट चेंज नहीं किया है सिवाय AC फिल्टर और केबिन फिल्टर के। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप सरप्राइज मत होइए कि गाड़ी का जो रन है ओडोमीटर पे वो है 62,000 किलोमीटर्स एज ऑफ नाउ, और मैंने गाड़ी का ब्रेक पैड अभी तक के चेंज नहीं किया है। जब मैंने उसका हेल्थ चेकअप करवाया तो पता चला कि उसमें अभी भी आधी हेल्थ के ब्रेक पैड्स हैं। अगर यही होता इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार तो उसके ब्रेक पैड एटलीस्ट 2 बार हो गए होते चेंज।
तो ऐसा करके आपको इंटरनल कंबशन वाली जो कार्स है, पेट्रोल या डीजल कार्स, उसमें हर 10,000 किलोमीटर में आपको 15,000 से 12,000 रुपये का एक्सपेंस आता। तो आपका करीब करीब ₹1.5 प्रति किलोमीटर तो आपका मेंटेनेंस का भी सेव हुआ। तो 8 रुपये और ₹1.5 उसको अभी हम 9.5 रुपये पर किलोमीटर का सेविंग्स पकड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग द सर्विस मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट एंड रनिंग कॉस्ट। अब बात होती है टायर्स की। तो टायर्स मोर और लेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पेट्रोल डीजल वाली कार्स के सेम ही चलते हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूबर्स के, तो वो लोग कहते हैं कि जो बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं वो हैवी होने की वजह से उनके टायर जल्दी होता है वियर आउट। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो टायर चेंज किया इस गाड़ी के, तो मेरा पहला रिप्लेसमेंट हुआ 58,000 किलोमीटर्स पे। इवन ऐसे भी लोगों से मैं मिला जिनके टायर 60,000 किलोमीटर्स तक चले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ऑन एन एवरेज आपका दोनों भी गाड़ियों में टायर कॉस्ट जो है वो सेम ही आएगा, वो बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, तो उस बारे में हम लोग बात नहीं करते। जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस उसमें है नहीं। 100-500 रुपये का फ़र्क पड़ेगा पर मंथ पर ईयर के प्रीमियम में। उसके अलावा जो आप गाड़ी खरीदने के टाइम पे लोन लेते थे, व्हीकल लोन, उसमें जो सब्सिडीज़ थी 2024 के बाद सब्सिडीज़ वो भी डिसकंटिन्यू हो गई है, तो फिर उसके बारे में बात करने कोई सेंस नहीं है। अब हम लोग आते हैं जब द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट इन दिस होल इंडस्ट्री इज द रीसेल वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। चलो हम लोग अज्यूम करते हैं कि मैंने ले लिया 30 लाख रुपए की XUV 700, 30 लाख रुपए की XUV 700 टॉप मॉडल। अगर मैंने चलाया 5 लाख किलोमीटर, तो 5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद में जो भी मेरा रनिंग कॉस्ट, सर्विस मेंटेनेंस वगैरह वगैरह सब करने के बाद भी मुझे कार की रीसेल वैल्यू मिलेगी नॉट मोर देन एब्सोल्युटली 8 से 10 लाख रुपए, क्योंकि कार चली है 5 लाख किलोमीटर। अब मैं इतना हाई माइलेज क्यों बोल रहा हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। अब इस बैटरी वाली व्हीकल की बात करते हैं। अब मैंने ये कार लिया 33 लाख रुपीज़ की। अगर मैंने ये कार चलाया 5 लाख किलोमीटर, क्योंकि मेरे 2 साल में जो रन है वो होने वाला है 80,000 किलोमीटर्स, तो लेट्स अज्यूम कि मैं इस कार को 5 लाख किलोमीटर तक तो एटलीस्ट रखूंगा, क्योंकि BYD की जो बैटरियों की लाइफ है वो 8 लाख किलोमीटर्स तक है। तो 5 लाख किलोमीटर तक अगर मैंने इस कार को चलाया, तो जो मेरी क्लियर सेविंग्स है रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस पे, वो है 9.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। अगर हमने 9 रुपीज़ भी पकड़े तो मेरे 45 लाख रुपीज़ उस टोटल ड्यूरेशन में मेरे रनिंग कॉस्ट में और सर्विस एंड मेंटेनेंस में बचे। ठीक है, अब 5 लाख किलोमीटर पे अगर मुझे इस कार की बैटरी चेंज करनी पड़ी, तो BYD के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस कार के बैटरी का रिप्लेसमेंट कॉस्ट अभी तक के नोटेड है नहीं, लेकिन ChatGPT और जेमिनी में 10 से 12 लाख रुपए का उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिखा रहा है आज के डेट में। शायद जब हम फ्यूचर में जाए तो बैटरी की टेक्नोलॉजी और डेवलप हो जाए तो हमको बैटरी और सस्ती मिल सकती है। टाइम टू टाइम वो सस्ती ही होते आ रही है, तो आगे जाके और सस्ती होगी, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। जो आज की उसकी कॉस्ट है वो 10 से 12 लाख रुपए है। चलिए 15 लाख रुपए मुझे बैटरी का रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गया 5 लाख किलोमीटर में। एक्चुअली बैटरी की जो वारंटी है वो 8 लाख किलोमीटर तक के है, बट उस पर ड्यूरेशन भी है 8 साल का। हाँ, तो मैं वारंटी के बाहर की बात कर रहा हूँ। For your safety, please switch to low beam. हाँ ठीक है, वो मैं कर लूँगा। तो अगर मैंने 15 लाख रुपए की बैटरी चेंज किया और जो मेरा ओवरऑल सेविंग्स था वो था 45 लाख रुपीज़ का, तो उसमें से अगर मैंने माइनस किया तो जो मेरा सेविंग आ गया वो आ गया मेरा नेट 30 लाख रुपीज़ पे। और फिर बैटरी चेंज करने के बाद अब गाड़ी में फिर से 5 लाख किलोमीटर की लाइफ तो आ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी 10 लाख रुपए की तो वेरी इजीली जानी चाहिए आज से 7 साल या 8 साल बाद, अगर मेरा रन उतना ही इक्विवेलेंट रहता है दो, विच इज़ 40,000 किलोमीटर पर ईयर। तो 10 लाख रुपए मुझे इस कार के भी मिलने चाहिए, 10 लाख रुपए मुझे XUV के भी मिले होते। तो रीसेल वैल्यू में इतना ही डिफरेंस है कि अगर मैंने बैटरी रिप्लेसमेंट करके दिया आगे वाले को तो वो मेरे सेविंग्स में से होगा डिडक्ट, और फिर मुझे इस कार की मिलेगी रीसेल वैल्यू। लेकिन अगर कार की बैटरी अगर मैं रिप्लेस करना नहीं चाहा, अगर मैंने वो खर्चा बचाना चाहा, तो फिर मुझे जो इस कार की वैल्यू है वो 5 लाख रुपए से ऊपर तो एब्सोल्युटली नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मैं भी किसी की कार खरीदने जाऊंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो
अगर उसमें बैटरी रिसेंटली रिप्लेस्ड है, एकदम रिसेंटली, और बहुत कम चली है रिप्लेसमेंट के बाद, तो ही मैं उसको कार की वैल्यू दूंगा। या अगर मुझे बैटरी चेंज करना पड़ेगा तो उसको सिर्फ स्ट्रक्चर का प्राइस मिलेगा, उसको तो जो मेन बैटरी का प्राइस है वो मिलेगा ही नहीं, वो तो मुझे बियर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उनको उनके कार की वैल्यू 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए ही मिलेगी। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट मुझे लगता है। फिर भी मैंने OLX पे और फेसबुक मार्केट प्लेस पे और काफ़ी सारे जगहों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देखा है रीसेलिंग कॉस्ट कि लोग बहुत हाई लिखते हैं। उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे पता नहीं, बट लोग जो 30 लाख रुपए की BYD है उसको एक साल में 25 लाख रुपए की बेचना चाहते हैं। द कॉमन सेंस थिंग्स इज कि अगर मैं 25 लाख रुपए की आपसे सेकेंड हैंड कार ले रहा हूँ तो फिर मैं 5 लाख रुपए डाल के न्यू कार क्यों नहीं खरीद सकता? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास 25 लाख रुपए है खर्च करने के लिए एक सेकेंड हैंड कार पे, लेकिन मैं वही सेम मॉडल के न्यू कार पे और 5 लाख रुपए देके खर्च नहीं करूँगा? एब्सोल्युटली मेक जीरो सेंस। जिसका बजट 25 लाख रुपए का है वो 30 तक के एक्सटेंड कर ही सकता है। तो आप लोगों के इस टॉपिक पे क्या सवाल है, क्या क्या पॉइंट्स मैंने कवर किए या क्या पॉइंट्स में कवर नहीं कर पाया, तो आप मुझे उस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो। एक पॉइंट मैं आपको इसमें इन्फॉर्म करता हूँ। तो मैंने क्या किया, कार खरीदने के बाद जो मेरे घर पे सोलार था वो मैंने सोलार 6 किलोवाट से कर दिया एक्सटेंड। पहले 12 किलोवाट का था, उसको मैंने 18 कर दिया। 18 किलोवाट का होने के बाद में जो मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 0 हो गया। तो ऑलमोस्ट एट 0 कॉस्ट जो मेरी कार है वो रन हो रही है। तो जो फ्यूल कॉस्ट मुझे 3 रुपये किलोमीटर का मैंने आपको बताया कि लगता था या अप्लीकेबल है, वो तब अप्लीकेबल है जब मैं उतना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जितने जनरेट हुए हैं उसको एक्सीड कर दूँ, ज़्यादा यूज़ कर लो तो जब मैंने ऐसा किसी केस में किया, ऐसा जब हमारे बहुत पीक समर्स में हुआ, जब AC भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, गाड़ी भी चार्ज हो रही है, गाड़ी की एफिशिएंसी भी समर्स में काफ़ी कम है, इस गाड़ी की एफिशिएंसी करीबन 25% ड्रॉप होती है। अगर गाड़ी चलती है 400 किलोमीटर फुल चार्ज पे तो वो आ जाती है 250 और 300 पे। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो वो सब काउंट करने के बाद मुझे 3 रुपये पर किलोमीटर इसका रनिंग कॉस्ट पड़ता था अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो। बट अभी सोलार होने की वजह से मुझे बिल नहीं आता है, तो मुझे वो ऑलमोस्ट 0 ही पड़ता है। तो वो भी मेरे सेविंग्स में ऐड होता है। प्लस जो मेरे प्लांट का, पूरे सोलार के प्लांट का ROI है, इससे बहुत जल्दी निकल रहा है मेरा ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे सोलार के प्लांट का, क्योंकि मैं उसके ऊपर मेरी कार चला रहा हूँ, उससे मैं मेरे काम कर रहा हूँ। तो जो रनिंग कॉस्ट है मेरे डीजल कार का, जो कि मैंने अभी रख दिया है बिल्कुल घर पे पार्क है, हफ्ते में एक बार निकलती है वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसको हम चलता रखें, तो उसका रनिंग कॉस्ट मुझे 10 रुपये 12 रुपये किलोमीटर पड़ता था। इसका मुझे रनिंग कॉस्ट में भी 0 पड़ रहा है, सर्विसिंग का भी चार्ज काफ़ी कम है। मैं आपको एक और चीज़ इसमें इन्फॉर्म करता हूँ। बात हो रही है मेरे डीजल कार की। तो जब आपके पास में पेट्रोल या डीजल कार होती है ना, तो आप लोग हर बार निकालने के बाद में सोचते हो कि यार गाड़ी में कितना फ्यूल है, मैंने कितना फ्यूल में कितना घूमना चाहिए, और इतना घूमने के बाद मुझे इतना, मतलब फ्यूल डालने की इच्छा नहीं होती है। हम लोग थोड़ा कम कम घूमते हैं। लेकिन बैटरी वाली कार खरीदने के बाद आपका खुद पे कंट्रोल रहता नहीं है। अगर आपका रन अभी पेट्रोल डीजल वाली कार में 1000 किलोमीटर का है, तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2000 किलोमीटर का वेरी इजीली हो जाएगा। जो मेरा रन है वो पहले था 2500 किलोमीटर का, अभी मेरा रन ऑन एन एवरेज 4000 किलोमीटर्स पर मंथ पे आ गया है, जिसमें मैं, मेरा स्टाफ और मेरे फ्रेंड सब मिलके ये वाली कार यूज़ करते हैं कलेक्टिवली, और वो हो जाती है, उतना चार्जिंग में वो मैनेज हो जाती है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपका वाला रन भी काफ़ी बढ़ जाएगा। बाकी तो चीज़ें मैंने मैक्सिमम इसमें कवर करने का ट्राई कर ही दिया। हम लोग इस कार के ऊपर और कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ओन करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज